प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अभिव्यंजनावाद से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आज अभिव्यंजनावाद को स्टार्ट करते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेदित्तो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की, और विद्वान हिगेल ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत बेनेदेत्तो क्रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौण साधन मात्र है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो सूक्ष्म भी है। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है, जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। मानसिक व्यापारों की कोटियाँ। क्रोचे के अनुसार मानसिक या ज्ञान की क्रियाओं के दो भेद हैं, सैद्धांतिकी या मानसिक और व्यवहारिक। ठीक, इन्हीं को क्रोचे ने क्रमशः सांसारिक ज्ञान बोध अर्थात नॉलेज और सांसारिक क्रियाएं एक्शन कहा है। ठीक, कलाकारों की मानसिक शक्ति या उसका सांसारिक बोध दो प्रकार के से व्यक्त होता है। एक प्रकार सहज बोध का है, और जो भावात्मक सहज बोध का है। ठीक, इसमें तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता, अपितु हृदय की सहज गति को अंकित करने का प्रयास रहता है। इसे क्रोचे ने सहज अनुभूति या अंतःप्रज्ञात्मक कहा है। इसी सहानुभूति स्वयं प्रकाश ज्ञान से कला का जन्म होता है। ठीक, सहज अनुभूति से कला का जन्म होता है। मानसिक बोध का दूसरा प्रकार बुद्धि प्रधान है। इसमें व्यक्ति विचार या तर्क द्वारा जगत के रहस्यों को समझता है और उनके विषय में अपनी धारणा बनाता है। इसे क्रोचे ने तर्क ज्ञान कहा है। ठीक, व्यवहारिक क्रियापक्ष के भी दो प्रकार हैं, एक आर्थिक इकोनॉमिकल और दूसरा नैतिक मोरल। आर्थिक का अर्थ है उपयोगिता तथा नैतिक का अर्थ है जीवन और जगत के व्यवहारों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन। इनमें सहज अनुभूति क्रिया ही प्रमुख है। वही क्रोचे के कला विवेचन का आधार प्रस्तुत करती है। ये चार व्यापार निम्नलिखित है। पहला है सहज ज्ञान, ठीक, दूसरा है तर्क ज्ञान, तीसरा है आर्थिक, चौथा है नैतिक। अंग्रेजी में कहें तो इंट्यूटिव, दूसरा है लॉजिकल, तीसरा है इकोनॉमिकल, चौथा है मोरल। ठीक, सहज ज्ञान और अभिव्यंजनावाद। सहज ज्ञान या अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना का अभिन्न संबंध है। जहाँ सहज ज्ञान होगा वहाँ अभिव्यंजना अवश्य होगी। सहज ज्ञान अभिव्यंजना के बिना या अभिव्यंजना सहज ज्ञान के बिना संभव नहीं है। क्रोचे ने अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जो शाब्दिक अभिव्यंजना के बोध के साथ साथ रेखा, स्वर, गीत आदि सभी माध्यमों का बोधक है, जिसे चित्र, संगीत, नृत्य आदि को किसी भी रूप में अभिव्यंजना होती है।
जो सहज ज्ञान अभिव्यंजना का रूप धारण नहीं कर सकता वह वास्तव में सच्चा प्रतिभा मतलब प्रतिभ ज्ञान नहीं है, वह केवल प्राकृत तथ्य और संवेदन बनकर रह जाता है। ठीक। एवरी ट्रू इट्यूटेशन मतलब इट्यूटेशन इज एक्सप्रेशन दैट विच डज नॉट ऑब्जेक्टिफाई itself in expression in is not it intuition but sensation and more natural fact। उदाहरण, जब कोई चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो यह मतलब हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, अर्थात जब वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त कर लेगा। इस प्रकार क्रोचे सहज अनुभूति मतलब सहज अनुभूति को आंतरिक अभिव्यंजना या आंतरिक रूप रचना मानता है जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है। वह उसे आत्मा का अभिव्यंजनात्मक कर्म मानता है। इसी कर्म के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के आवेग को नियंत्रण में रखता है और प्रभावों को बिंबों में अभिव्यक्त कर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। अतः क्रोचे सहज अनुभूति को ही अभिव्यंजना मानता है। यह अभिव्यंजना आंतरिक होती है, बाह्य नहीं। ठीक। सौंदर्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए क्रोचे ने कलात्मक निर्माण की 4 श्रेणियां स्थिर की है, जिसमें पहला है अंतः संस्कार इम्प्रेशन। जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तो उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ते हैं। ठीक। दूसरा है अभिव्यंजना एक्सप्रेशन। इन संस्कारों के जागृत होने पर मन ही मन इनकी आंतरिक अभिव्यक्ति होने लगती है जो अभिव्यंजना कहलाती है। तीसरा अनुषंगिक आनंद मतलब प्लेजर। दृष्टा के मन में सौंदर्य बोध से एक प्रकार के आनंद की उत्पत्ति होती है। ठीक। चौथा है अभिव्यक्ति ट्रांसलेट ब्यूटी। जब अभिव्यंजना आंतरिक न रहकर शब्दों आदि के माध्यम से स्थूल रूप में अभिव्यक्त होती है। ठीक। किंतु दूसरी श्रेणी में आने वाली आंतरिक अभिव्यक्ति की सच्ची अभिव्यंजना है, क्योंकि क्रोचे इसी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। क्रोचे का कभी कोई भाषा नहीं बोलता, अपितु मन ही मन जो मूर्तिमान होता रहता है वह उसका आनंद उठाता है। लेकिन जब तक बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक संसार में कविता का जन्म नहीं होता। वैसे भी सामान्य भाषा में अभिव्यंजना से प्रयोजन शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति से ही है। कला में शब्दों के अतिरिक्त अभिव्यंजना के अन्य माध्यम भी होते हैं, जैसे रंग, पत्थर आदि। किंतु अभिव्यंजना सिद्धांत की मानता है कि बाह्य प्रकाशन अथवा संप्रेषण के बिना ही अभिव्यंजना की संपूर्ण क्रिया संपन्न हो जाती है। सहज अनुभूति और अन्य मानसिक व्यापार क्रोचे के सौंदर्य दर्शन में केंद्रीय तत्व है सहज ज्ञान। उन्होंने इस धारणा का खंडन किया कि बिना बुद्धि के सहज ज्ञान संभव नहीं। सच तो यह है कि बौद्धिक तत्व की सहज ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी भेद है। प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध वास्तविक, अवास्तविक तथा देश काल में रहता है, जबकि सहज ज्ञान इनका भेद नहीं करता। सहज ज्ञान की सीमा प्रत्यक्ष वस्तु तक ही नहीं अपितु दिशा और काल की परिधि में भी आगे तक स्पष्ट है। सहज ज्ञान और संवेदना में भी स्पष्ट अंतर है, क्योंकि संवेदनाएं सेंसेशन समुचित बिंब अर्थात रूप मूर्ति की सृष्टि में नहीं कर पाती। वह सहज ज्ञान नहीं समझी जा सकती। सहज ज्ञान प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना है, जबकि संवेदना यांत्रिकता है, निष्क्रियता है। अतः सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है। विद्वान स्कॉट जेम्स का कथन है कि क्रोचे के दर्शन के अनुसार कला कुछ नहीं, सहज अनुभूति अथवा मानव प्रभावों की अभिव्यक्ति है।
इस प्रकार सहज ज्ञान अन्य मानसिक व्यापारों से भिन्न है। सहज ज्ञान और कला। सहज ज्ञान और कला। कला का संबंध सहज अनुभूति से है। जिस समय सहज अनुभूति जागृत होकर अभिव्यंजित होने लगती है तभी कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला की अभिव्यक्ति के लिए इतनी प्रक्रिया पर्याप्त है। सामान्यतः जब हम कला की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय लिखित कृतियों या रचनाओं से होता है, किंतु क्रोचे जब कला की चर्चा करता है तो उसका अभिप्राय आंतरिक अभिव्यक्ति से होता है, जिसका बाह्य अभिव्यक्तिकरण नहीं होता जिसका बाह्य अभिव्यक्तिकरण नहीं होता। जब सहज अनुभूति स्फुरित होती है तो वह अभिव्यंजना के द्वारा कला में परिणित हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया आंतरिक है, अर्थात कला की सृष्टि तथा सिद्धि कलाकार के भीतर होती है, बाहर नहीं, क्योंकि द वर्क ऑफ आर्ट, द aesthetic work is always internal, and that is called external is no longer a work of art। अतः कला की सृष्टि ही नहीं, उसकी सत्ता भी बाहर नहीं है। ठीक। क्रोचे के अनुसार कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है, क्योंकि अंतः प्रज्ञा या सहज अनुभूति अखंड होती है। अतः सहज अनुभूति अखंड होगी तो उसकी अभिव्यंजना भी अखंड होगी, तब स्वभावतः कला भी अखंड होगी। वस्तुतः क्रोचे का अभिप्राय है कि कोई भी काव्य, चित्र या मूर्ति अपने पूर्ण अखंड अविभक्त रूप में ही कवि के मन में स्फुरित होती है, और उस स्फुरण में ही वह केवल लेखनी बद्ध करता है। इसलिए जिस कलाकार का प्रत्यक्षीकरण एवं संवेदन जितना व्यापक, सूक्ष्म और समृद्ध होता है, उसकी कला उतनी ही उत्कृष्ट, मनोरम और प्रभावशाली होती है। अतः क्रोचे के अनुसार पहला, सहज ज्ञान और अभिव्यंजना में अभेद है। दूसरा, प्रत्येक सहज ज्ञान कला है। तीसरा, कला सृष्टि केवल आंतरिक है। चौथा, कला वस्तु में नहीं अपितु रूप में है। पांचवा, कला अखंड है। प्रश्न उठता है कि अभिव्यंजना में कलागत बाह्य प्रकाशन और संप्रेषण का क्या स्थान है। क्रोचे बाह्य प्रकाशन चित्र, काव्य, मूर्ति आदि को स्मरण दिलाने में सहायक अथवा उत्तेजना प्रदान करने वाला मानता है। इसके द्वारा कलाकार फिर से उस सहज ज्ञान को या उस क्षण की अनुभूति को लाता है जब उसके मन में उस सौंदर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः बाह्य अभिव्यक्ति केवल व्यवहारिक उपयोगिता के लिए है। यही कारण है कि कला के सामाजिक उपयोग एवं सहज संवेद्य होने के लिए बाह्य प्रकाशन का आश्रय लेना पड़ता है, किंतु बाह्य प्रकाशन की समस्त प्रक्रिया ज्ञान की अपेक्षा इच्छा शक्ति से निकटतर संबंध रखती है। दूसरों के आनंद के लिए, नैतिक परिवार के लिए, आलोचक के मन में पुनरावृत्ति के लिए अभिव्यंजना का बाह्य निरूपण के रूप में होना उसे गौण बना देता है। अभिव्यंजनावाद में बाह्य प्रकाशन की व्यवहारिक उपयोगिता को तो माना गया, किंतु कला के मौलिक रूप में उसका कोई स्थान नहीं है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और बाह्य प्रकाशक कर्म रूप। बिना ज्ञान के कर्म असंभव है, किंतु ज्ञान का अस्तित्व कर्म पर आश्रित नहीं रहता, वह अपने में परिपूर्ण है। निष्कर्ष देखिए। पहला, अभिव्यंजना सिद्धांत की स्वीकृति के उपरांत ऐसी समस्त आलोचना जो सिर्फ विधान और शैलीगत विशेषताओं का आधृत है अनावश्यक प्रतीत होने लगी। दूसरा, क्रोचे ने साहित्यिक वर्गीकरण को अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने अभिव्यंजना को अखंड मानते हुए कला की क्लासिकल, रोमांटिक, प्राचीन, अर्वाचीन आदि भेदों को निरर्थक बताया। वस्तुतः अभिव्यंजना के रूप को कोटियों विधाओं और शैलियों में वर्गीकृत करके बाध्य देना न तो न्याय संगत है और न वांछनीय। ठीक। अभिव्यंजना और सौंदर्य। क्रोचे ने सौंदर्य जैसे विवादास्पद विषय को भी सरल ढंग से समझते हुए कहा है,
सफल अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम सौंदर्य है अथवा सफल विशेषण भी अनावश्यक है। केवल अभिव्यंजना को ही सौंदर्य के नाम से जानना चाहिए, क्योंकि जो अभिव्यंजना सफल नहीं होती उसे अभिव्यंजना की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक, ब्यूटी इज सक्सेसफुल एक्सप्रेशन आर रैदर एज एक्सप्रेशन एंड nothing more, because expression when it is not successful it is not expression। क्रोचे की मानता है कि कला अंतर की भावना या सहज ज्ञान है और कलात्मक वस्तु का अस्तित्व उसके अभिव्यंजित होने में है। किसी कविता या सुंदर प्राकृत दृश्य को हम उस समय सुंदर मानते हैं जब हमारी भावनाएं उसमें अभिव्यंजित होती हैं तथा हम उन वस्तुओं में अपनी भावनाओं की अभिव्यंजना करते हैं। कलाकार अपनी कलाकृति द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यंजित करता है। उसका आनंद लेने वाला वही हो सकता है जिसमें वह भावना विद्यमान है। क्रोचे के अनुसार किसी कलाकार के काव्य अथवा शिल्प में ही सौंदर्य की यथार्थ अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति में कोई सौंदर्य नहीं है और न सौंदर्य की बाह्य सत्ता। वस्तुतः सौंदर्य बोध ही सुंदर होता है, अतः बाह्य वस्तु को सुंदर कहना सुंदर शब्द का लाक्षणिक प्रयोग मानना चाहिए। क्रोचे के मतानुसार सौंदर्य सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति है। चूंकि सहज ज्ञान और अभिव्यंजना अभेद्यात्मक हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि सौंदर्य सहज ज्ञान है अथवा सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। इस प्रकार क्रोचे सौंदर्य को सहज ज्ञान या अंतर का धर्म मानता है, इसलिए उसकी बाह्य अभिव्यक्ति मानने में उसे कोई संकोच है। ठीक, क्रोचे का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में कलाकार का अंश अवश्य रहता है। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में संवेदन शक्ति है, उसमें सहज अनुभूति और अभिव्यंजना की शक्ति है। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कलाकार में यह सहज अनुभूति प्रखर होती है। इस मत के अनुसार साहित्य आलोचक कलाकृति का अध्ययन और मूल्यांकन तर्क से नहीं करता, अपितु उसके अध्ययन में अपनी भावना या अनुभूति का आश्रय होता है। वह कलाकृति में निहित अंतर्दृष्टि या सहज अनुभूति को हृदयंगम करता है। इस प्रकार आलोचक भी कलाकार सिद्ध होता है। कलाकृति पर निर्णय देने के क्षण में आलोचक अपनी अनुभूति द्वारा कवि की आत्मा से एकीकरण स्थापित कर लेता है। इस प्रसंग में डॉक्टर सावित्री सिन्हा का मत उल्लेखनीय और विचारणीय है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा का जो धारणा है कि सहज अनुभूति पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मुक्तावस्था के निकट है। शुक्ल ने माना कि कविता की रचना करते समय कवि और कविता का रसास्वादन करते समय पाठक हृदय की मुक्तावस्था को प्राप्त करते हैं। शुक्ल के विचार में काव्य रचना अथवा काव्य आस्वादन के समय व्यक्ति इतना भाव विभोर उठता है कि वह अपने शरीर या शरीर सापेक्ष संबंधों की चिंता को कुछ समय के लिए स्वतः विसार देता है। उसका शरीर बुद्धि दोनों क्षीण हो जाते हैं। उसका अंतःकरण आत्मा के सहज गुणों को ग्रहण करने लगता है। आत्मा के व्यापक और आनंदमय होने के कारण उस क्षण व्यक्ति का हृदय व्यक्तिगत सीमाओं को पार करके व्यापक हो जाता है, अपूर्व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लगता है। संक्षेप में मुक्तावस्था का अर्थ हुआ हृदय की व्यापकता और आनंद उपलब्धि। ठीक, डॉक्टर सावित्री सिन्हा के मत को यदि स्वीकार किया जाए तो कलाकार या व्यक्ति सहज अनुभूति की स्थिति में अपनी सीमाओं को भूल जाता है और उसकी अनुभूति इतनी प्रखर हो उठती है कि वह एकाग्र होने के कारण आनंद की उपलब्धि करता है। मूल्यांकन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की साहित्यिक दृष्टि से उपयोगिता विचारणीय है। क्रोचे ने काव्य के मूल तत्वों और कवि के मानस में काव्य सृजन की प्रक्रिया का दिग्दर्शन इस सिद्धांत द्वारा किया है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य के रसास्वादन और आलोचना में भी उस आत्म तत्व के हृदयंगम करने पर बल दिया है। जहाँ तक काव्य की आत्मा और इसकी रचना प्रक्रिया का संबंध है, यह सिद्धांत बड़ा मूल्यवान है। ठीक,
किसी किसी भी अनुभूति या कला का प्रकाशन कलाकृति के रूप में हो रहा है और वह सामाजिक व आलोचक के लिए संवेद्य बनते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक के मध्य प्रेषण का माध्यम कलाकृति ही है। कला के संबंध में विचार करते हुए कलाकृति की नितांत उपेक्षा नहीं की जा सकती। भले ही कलाकृति के बाह्य रूप का इस संपूर्ण स्थिति में गौण महत्व न क्यों न हो, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य की उपमा दी जा सकती है। मनुष्य में आत्म तत्व या प्राण तत्व ही प्रमुख है, इसके बिना उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु फिर भी मनुष्य के शारीरिक तत्व की कदापि उपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य का शरीर भले ही गौण महत्व का हो, किंतु उस शरीर के बिना उसमें निहित आत्म तत्व का प्रकाशन असंभव है। शरीर के बिना प्राण तत्व अपने अस्तित्व को व्यक्त नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि क्रोचे के सिद्धांत में कलाकृति के शिल्प विधान की चर्चा को आवश्यक समझकर अस्वीकार किया गया है। शिल्प अभिव्यंजना का अनिवार्य पक्ष है। इस पर यदि विचार नहीं किया जाएगा तो आत्म तत्व की अभिव्यक्ति और उसे हृदयंगम करने की विधि में असुविधा होगी। क्रोचे के अनुसार शैलीगत विशेषताओं के आधार पर कलाकार की आलोचना निरर्थक होगी। यह सही है कि उपयोग और औचित्य का संबंध मूलतः सौंदर्य या अभिव्यंजना से नहीं है। फिर भी जब काव्य कला बाह्य प्रकाशन प्राप्त करके कलाकृति का रूप धारण करती है, उस समय जीवन के सहज नियम उपयोगिता और औचित्य उसके स्वाभाविक अंग बन जाते हैं। इस तत्व की क्रोचे ने अवहेलना की है। जैसा कि कहा गया है, क्रोचे का यह सिद्धांत बड़े महत्व का है, किंतु यह नितांत आत्मगत हो जाने के कारण एकांगी हो गया है। अभिव्यंजनावाद और उपरोक्तिवाद। हिंदी में क्रोचे के सिद्धांत को लेकर काफी भ्रम फैला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना को भारतीय उपरोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर उसे वाग्यत्रयवाद की संज्ञा दी है। वैत्रेयवाद की संज्ञा दी। शुक्ल जी के इस कथन के बाद से आचार्य कुंतक के उपरोक्तिवाद के साथ क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना करने की परंपरा चल पड़ी, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में उक्ति वैचित्र्य नहीं है, इससे उपरोक्तिवाद कहना भी गलत है। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य कुंतक ने उपरोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। उपरोक्ति से उनका अभिप्राय कथन की योग्यता से है। कुंतक और क्रोचे के सिद्धांतों में कुछ साम्य अवश्य है, परंतु वैषम्य कहीं अधिक, जो संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। देखिए साम्य देखिए पहले समानता क्रोचे और कुंतक के मतों में। क्रोचे और कुंतक दोनों अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। इस दृष्टि से दोनों कलावादी आचार्य हैं। ठीक। दूसरा, दोनों आचार्यों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता प्रदान की है। तीसरा, दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा उक्ति को मूलतः अखंड अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। चौथा, दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणियां नहीं मानते। अभिव्यंजना सफल होती है, कम या अधिक सफल नहीं। ठीक। वैषम्य अर्थात दोनों में भिन्नता। क्रोचे और कुंतक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मूलतः कुंतक आंतरिक आचार्य हैं। ठीक, आंतरिक आचार्य हैं, जबकि क्रोचे दार्शनिक हैं। दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। ठीक। दूसरा, कुंतक आनंद को सौंदर्य की सिद्धि नहीं अपितु कारण भी मानते हैं, जबकि क्रोचे के अनुसार सौंदर्य और उसकी प्रतिरूप अभिव्यंजना अपना उद्देश्य आप ही है। ठीक। तीसरा, क्रोचे की अपेक्षा कुंतक के सिद्धांत में वस्तु तत्व की स्वीकृति अधिक गहरी या गहन अधिक होती है। ठीक। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में नीति अनीति का प्रश्न नहीं उठता, जबकि उपरोक्तिवाद भारतीय दर्शन और विचार परंपरा के अनुरूप नीतिवाद नहीं त्याग सकता। ठीक। पांचवा, क्रोचे के अनुसार काव्य की सहज अनुभूति है, जबकि कुंतक के अनुसार कवि व्यापार। छठा,
कुंतक वक्रता और वार्ता में स्पष्ट भेद मानते हैं, वक्रता और वार्ता में स्पष्ट भेद मानते हैं, जबकि क्रोचे उक्ति को कला का मूलाधार मानते हैं, किंतु वक्रता और वार्ता आदि का भेद नहीं मानते। ठीक, आदि का भेद नहीं मानते। मार्क्सवाद। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी से मैं विनती करता हूं कि यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं, तो आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मार्क्सवाद को विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन करेंगे। ठीक, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।